तो हम लोग की बात कल हो रही थी ग्रोथ मॉडल पे, और बीच में ये सिस्टम थोड़ा अटकने लग गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इसको समाप्त करते हैं तब स्टार्ट करते हैं बायो। तो ग्रोथ मॉडल मैंने आपको पहला कंडीशन बता दिया था, व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, और अनलिमिटेड रिसोर्सेज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और अगर पॉसिबल है भी तो ऑल टाइम के लिए तो पॉसिबल नहीं है, कतई नहीं। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी पॉपुलेशन के लिए नेचर में रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो ही नहीं सकता है। हाँ, पर्टिकुलर समय के लिए हो सकता है। मैंने आपको एग्जांपल बताया था, स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक, तो उसमें 2 बार टर्नओवर होता है। उस समय पर्टिकुलर पॉपुलेशन जैसे एल्गी है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, इन सब के लिए पर्टिकुलर समय में एनवायरमेंट फेवरेबल हो जाता है। जैसे इंसेक्ट के लिए मैंने कहा था कि इंसेक्ट के लिए रेनी सीजन बड़ा फेवरेबल होता है, ब्रीडिंग सीजन होता है, तो उस टाइम वो लपक के नंबर बढ़ाते हैं। तो ऐसे कुछ फंजाई भी, सीजनल फंजाई, तो सीजन के समय हो सकता है ऐसा। ठीक है, इसीलिए याद कीजिए, मैंने कहा था, याद है, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सीजन। सीजन में पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ घट सकता है, और कई सारे प्लांट का तो नॉर्मल पॉपुलेशन डेंसिटी भी पर्टिकुलर सीजन में ही देखने को मिलता है। सीजनल प्लांट ग्रो ही करेंगे सीजन में। ठीक है, ये दूसरा जो हम पढ़ रहे थे, जो कि सिस्टम अटकने लग गया था कल, कि दूसरा कंडीशन ये है कि ग्रोथ मॉडल या ग्रोथ कर्व व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड। और सुनो, नॉर्मल एनवायरनमेंट ऐसा ही होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड होता है। और मैंने आपको कल इसी संदर्भ में सिखाया था एक वैल्यू के, केयरिंग कैपेसिटी। और मैंने आपको कहा था क्लासरूम के एग्जांपल से याद करो। क्लास में अगर 50 बच्चा है, क्लास का कैपेसिटी वही है, तो ठीक है, 50 तक मामला ठीक है। अगर आप 10 से 50 तक जा रहे हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब 50 क्रॉस करेगा तब प्रॉब्लम आने लगेगी, और वो क्लासरूम अपने आप 1-2 बंदों को मरवा के वो अपना 50 फिर से मेंटेन कर लेगा। मतलब 50 से ज्यादा सर्वाइवल है ही नहीं वहां पे, उस एरिया का कैपेसिटी 50 है। ऐसे मैंने आपको अर्थ का बताया था, पूरा अर्थ पर इतना रिसोर्सेस है, इकोलॉजिस्ट एस्टिमेट करते हैं पूरे अर्थ पर इतना रिसोर्सेस है कि 10 मिलियन स्पीसीज आराम से आपस में इंटरेक्ट करके, 10 मिलियन ह्यूमन 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 की बात कर रहे हैं, 10 मिलियन ह्यूमन मेंबर्स, ह्यूमन पॉपुलेशन का, आराम से आपस में इंटरेक्ट करके, काम वाम करके आराम से जी सकते हैं आराम से। उसको क्रॉस करने के बाद दिक्कत आने लगेगी। लेकिन भाई मैंने आपको क्या बोला था, याद करो, क्लासरूम में जब 10 बच्चे बैठे थे तब तो आराम से मैं पढ़ा रहा था, आप भी पढ़ रहे थे। 20 हुए तब तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब 25 हुए थोड़ा सा दिक्कत होने लगा, क्या, थोड़ा सा पहले से कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ा। 35 तो अब थोड़ा अलर्ट होना पड़ा। 45 अब आप तैयार हो गए कि अब किसी को घुसने नहीं देंगे। मैंने कहा रुक जाओ यार, 50 बच्चे का क्लासरूम है। 50 तक आपने बर्दाश्त किया, 50 के बाद तो 1-2 बेहोश हो गया। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि हम 10 बिलियन जिस दिन टच करेंगे उस दिन हम अलर्ट होंगे कि पॉपुलेशन घटाना है। अरे उस दिन तो नेचर घटा देगी यार, तुम क्या घटाओगे, अभी से अलर्ट हो जाओ। 7 बिलियन पे चल रहे हो, 2011 का डाटा बता रहे 7 बिलियन, तो अलर्ट हो जाइए भाई साहब। ठीक है, चलिए, तो ये बातें हो चुकी थी। नाउ अब हम बात कर रहे हैं, अच्छा उस कर्व की जो हम, अरे उस कर्व की जो हमने बात करी थी वो किस इक्वेशन से आया था, उस पर बात करनी है। ये देखिए, ये था आपका कर्व जो सिग्मोइड शेप में आता है। इधर था dt, इधर था dn। मैंने कहा था कर्व सिग्मोइड आएगा ऐसा, क्योंकि यहाँ कैरिंग कैपेसिटी नाम का कोई चीज है। मैंने इस कर्व को कई सारे पोर्शन में बांटा था, यहां से लेकर यहां तक लैग फेज, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज, नेगेटिव एक्सेलरेशन, एसिम्प्टोमेटिक फेज या इक्विलिब्रियम फेज। क्या इन सब का नाम लिख लेंगे आप, एक एक करके एग्जाम में आता है। इसको क्या बोलोगे, लैग फेज। इसको क्या बोलोगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलोगे, लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल। इसको क्या बोलोगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन डिक्लेरेशन। और इसको क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम फेज या एसिम्प्टेट फेज। अब इसके बाद कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, एसिम्प्टेट फेज या जीरो फेज। और किस दौरान क्या, इसकी बातें हो चुकी है, दोबारा नहीं करूंगा। ठीक है, बस वो कह के कल सिस्टम अटक गया था तो मैं रिकॉल करा दिया। ठीक है, चलो, अब मैंने आपको कहा था कि एक जो नॉर्मल इक्वेशन आया था, एक जो नॉर्मल ग्राफ आया था एक्सपोनेंशियल वाला, याद करो, ऐसा वाला। देखो इसमें भी घटेगा बढ़ेगा, हम बोले ना उसकी चर्चा नहीं करेंगे, इसमें भी घट रहा था उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो ये ग्राफ आया था इक्वेशन dn इक्वल्स टू dn अपॉन dt इक्वल्स टू rn से।
और आर क्या था यहाँ पे, बी माइनस डी आया था, याद आ रहा होगा कल वाला इक्वेशन, ये जे शेप्ड वाला। अच्छा, उसको हमने क्या बोला था, जो कल हमने पढ़ा था ये वाला, तो हमने इसको बोला था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, याद है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और इसको आप क्या बोलोगे, सुनना, ये जो मॉडल है या जो कर्व बनेगा, ये जो सिग्मोइड कर्व का नाम हुआ, इस मॉडल का क्या नाम है, इसका नाम है लॉगिस्टिक मॉडल। क्या है, लॉगिस्टिक, लॉगिस्टिक, लॉगिस्टिक मॉडल या लॉगिस्टिक ग्रोथ। ठीक, अब इसका इक्वेशन देखते हैं हम लोग, आ जाइए। ये तो आया था इस इक्वेशन से dn अपॉन dt इक्वल्स टू rn, लेकिन ये आएगा dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू rn, क्योंकि यहां तक तो ऐसा ही लग रहा है rn, बट बताओ उसके बाद ना प्रॉब्लम आया है, और वो प्रॉब्लम क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस है k माइनस एन अपॉन के। अब क्या है कि इस फॉर्मूला में कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो पहली बात, ये ओवरऑल एक साथ मिला के कहला रहा है इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस। वो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस बाढ़ हो सकता है, सुखाड़ हो सकता है, भुखमरी हो सकता है, मारकाट, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के आबादी पर चेक पॉइंट, कोरोना, ओमिक्रॉन, पॉपकॉर्न, जो भी है सब हो सकता है। ठीक, अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं गलती से, वो n माइनस के अपॉन एन, या कभी लिख लेते हैं n माइनस के अपॉन के, या कभी लिख लेंगे मान लो कि ऐसा कुछ n माइनस के अपॉन एन। अच्छा वो बता दिया पहले, ऐसे कुछ लिख लेते हैं, या फिर ऐसे k माइनस एन अपॉन एन, ऐसा कुछ लिख लेते हैं। ये सारे गलत है, तो आप याद कैसे रखोगे, सही चीज याद कैसे रखोगे। देखो यहां तक तो नॉर्मल ग्रोथ होना था, हुआ। इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस जो आया है वो आबादी को घटाएगा या आबादी इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस को घटा देगा, सभी लोग बोलिए। इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस जो आया है वो आबादी को घटाएगा या आबादी ही इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस को घटा देगा। सर इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस आबादी को घटाए, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस के है या एन है, रीवा जल्दी बोलो, के है। तो के माइनस एन करोगे या एन माइनस के करोगे, इसमें कोई कंफ्यूजन बोलो, के माइनस एन करोगे। इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस में माइनस करो आबादी, तो के माइनस एन में कंफ्यूज नहीं होना, टेक्निकल है सब, रखने वाली कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं कि डिवाइडेड बाय के क्यों किए। अरे भाई घटी हुई जो पर्टिकुलर रेसिस्टेंस है, कितना रेसिस्टेंस से कितना आबादी घटता है, किसी पर्टिकुलर एरिया का ना निकाल रहे हो जी आप, तो कितना रेसिस्टेंस से कितना आबादी घटा, घटा कितना, तो क्या माइनस एन हो गया, पर रेसिस्टेंस, पर यूनिट रेसिस्टेंस। पर यूनिट रेसिस्टेंस देखोगे या पर यूनिट आबादी देखोगे, बोलो अतिक, पर यूनिट रेजिस्टेंस रेसिस्टेंस, तो डिवाइडेड बाय के होना चाहिए कि एन होना चाहिए, के। कभी मत बोलना भैया, सिंपल लॉजिकल है, ये वाला गलत होगा, सॉरी ये वाला है ना यहाँ पे के माइनस एन अपॉन के, एकदम टेक्निकल है, कुछ रखने जैसा इसमें कुछ नहीं है। रेसिस्टेंस आबादी घटाता है, आबादी रेसिस्टेंस नहीं घटाएगा, ठीक। और दूसरा पर यूनिट रेसिस्टेंस देखना है आबादी कितना घटा, तो डिवाइडेड बाय के। अच्छा, क्या मैं इस फार्मूला को रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूं, देखते चलना ध्यान से, इससे कई सारे फार्मूला बनेंगे। बी माइनस डी इंटू एन, ऐसे लिख सकता हूं क्या, के माइनस एन अपॉन के। फिर मॉडिफाई कर रहा हूं फार्मूला को, देखते चलो, डी एन अपॉन डी टी। ये सब कब चल रहा है, जब रिसोर्सेस अनलिमिटेड, के आया मतलब लिमिटेड, के नहीं है फार्मूला में मतलब रिसोर्सेस अनलिमिटेड। बी माइनस डी एन, क्या मैं यहाँ पे के को कॉमन ले सकता हूँ, यस और नो, 1 माइनस यस एन बाय के, तो आपका एक इक्वेशन ये भी बना, सिंपल है, को भारी भरकम बात नहीं, ठीक। नौ, अब यहां से कुछ बातें मैं आपसे करूंगा, ठीक है। मैं आपके सामने 3 अलग अलग कंडीशन दे रहा हूं और आपको बताना है कि डी एन अपॉन डी टी पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या जीरो होगा। और डी एन अपॉन डी टी पॉजिटिव निगेटिव से आप बता सकते हो कि पॉपुलेशन डेंसिटी पॉजिटिव निगेटिव या कुछ और, ठीक है। देखो भैया, इससे तो आप बता ही सकते हो, देखो मेरी बात, इससे तो आप बता ही सकते हो
इससे तो आप पहले भी बता रहे थे कि बी ज्यादा डी कम, पॉजिटिव। बट यहां पे मेन फैक्टर ये है इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस। आइए हम एक एक करके बात करते हैं। हो सकता है कि एन की वैल्यू के से ज्यादा हो, एक कंडीशन ये हो सकता है। हालांकि ऐसा भी है नहीं कि आबादी के से ज्यादा हो गया हो, एक दिन ऐसा आ जाएगा। हो सकता है कि एन की वैल्यू के बराबर हो, और हो सकता है कि एन की वैल्यू के से कम हो। टेक्निकली ये ध्यान से सोचना। अगर ऐसा है तो राशि बताएगी इस तीनों केस में। सटीक बताना, देर से बताना, सटीक बताना। अगर ऐसा है राशि एन एन इज मोर देन के, तो मुझे बताना एन अपॉन के मोर देन 1 या लेस देन 1? more than 1, मोर देन 1। एन अपॉन के मोर देन 1 लेस देन 1 इक्वल टू 1? equal to 1, एन अपॉन के लेस देन 1 मोर देन 1 इक्वल टू 1? less than 1, लेस देन 1। अब रिवा बताएगी। नेक्स्ट, अगर ऐसा है तो बताना है आपको, तो बताना है आपको ये 1 माइनस एन अपॉन के पॉजिटिव या निगेटिव, ये पूरा वैल्यू एन माइनस कम होगा, नेगेटिव होगा। निगेटिव, ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव जीरो क्या? 0 जीरो। ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव जीरो क्या? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। अब देखो भैया, जिसमें जिसको दिक्कत है अभी बोल लो, नहीं तो आगे दिक्कत ही रह जाएगा। अति क्लियर है? यस सर। अब यहाँ के बाद आप सिंपली सोच सकते हो, मैं ये बता रहा हूं कि के कैसे पॉपुलेशन को प्रभावित करेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर 3 केस है आपके सामने, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। अगर ऐसा है फर्स्ट केस में n इज मोर देन k, मींस n अपॉन k इज मोर देन 1, तो इस केस में dn अपॉन dt, एक मिनट रुक जाओ, इस केस में dn अपॉन dt। अब ये क्या है ये तो हम बाद में सोचेंगे, हम तो अभी प्रभाव किसका देख रहे हैं, n का, और n k का n के साथ। तो इस केस में ओवरऑल dn अपॉन dt पॉजिटिव या निगेटिव? अगर ये वाला निगेटिव है तो निगेटिव। निगेटिव। अब ये वाला वैल्यू अगर निगेटिव होगा बाय चांस, तो हो सकता है पॉजिटिव हो जाए, हो सकता है पॉजिटिव हो जाए। हम उसका प्रभाव नहीं देख रहे हैं, हम इसके अकॉर्डिंग प्रभाव देख रहे हैं। इसका मतलब dn अपॉन dt निगेटिव। इस वाले केस में dn अपॉन dt जीरो। इस वाले केस में dn अपॉन dt पॉजिटिव। अच्छा चलो एक बात हम देख लेते हैं, अभी मैंने केवल इसके अकॉर्डिंग प्रभाव देखा है, सुना ध्यान से। अब हो सकता है कि इसके प्रभाव के साथ ये पर्टिकुलर वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। यस और नो? यस और नो? हाँ भाई, यस सर। पॉजिटिव भी Yes, निगेटिव, sir. वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि वहां पे बर्थ रेट ज्यादा है। क्योंकि देखो इस लॉग फेज के दौरान अभी पॉपुलेशन उस एरिया में आया है, आराम से अडेप्ट अभी करने के लिए सीख रहा है, बर्थ रेट डेथ रेट बराबर है। तो हो सकता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है ये वैल्यू जीरो हो सकता है वैल्यू निगेटिव हो। 3 अलग अलग केस बन सकता है। तो अब आप क्या करोगे, 3 अलग अलग केस को देखते हुए और n को देखते हुए तब आप बताओगे कि यहाँ पे dn अपॉन dt क्या होगा। आराम से, सिंपल गणित है, भारी गणित नहीं है, आराम से। तो मैं इस केस को मिटा रहा हूं क्योंकि मैंने पहले अकेला में बता दिया कि n कैसे प्रभावित, k कैसे प्रभावित करेगा। अब आपको ओवरऑल देखते हुए बताना, ओवरऑल बता दोगे? चलो जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। 3 कॉलम में बना देगा, एक कि जब r भी पॉजिटिव हो, एक जब r निगेटिव हो, सॉरी जीरो हो, और एक तब जब r निगेटिव हो। 3 अलग अलग केस है आपके साथ। तीन अलग अलग केस है आपके साथ, ठीक। और आपको बताना है dn अपॉन
dt। चलिए आराम से देखना, सबसे पहले अतीक ही बताएगा। फर्स्ट केस ये तो देखो, एक बात बताओ, ये तो निगेटिव है, निगेटिव का अगर हम इस तीनों के साथ वेरिएशन ले लिए तो अब इसको यहाँ पे पॉजिटिव लेने की क्या जरूरत है? पॉजिटिव तो नीचे आ ही रहा है कॉलम में। अरे भैया दोनों टेबल Yes, को sir. वेरिएबल क्यों करोगे? एक टेबल को वेरिएबल करो ना, बात बन गया ना। अगर आप गौर से देखोगे तो ये टेबल इधर की तरफ वेरिएबल है, ये टेबल इधर की तरफ वेरिएबल है, हो गया। चलो अब आराम से बताओ अतीक, इस केस में कॉलम क्या बनाएगा? डी एन अपॉन डी टी, पॉजिटिव निगेटिव या क्या? Negative. क्यों? निगेटिव को किसी से Positive. पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई हो रहा है तो वैल्यू पॉजिटिव, Negative. सॉरी निगेटिव निगेटिव निगेटिव। ठीक, चलो इस केस में बताओ, वहाँ पे सर 0 हो जाएगा। किसी को जीरो से मल्टीप्लाई करो जीरो हो जाता है, इसलिए जीरो बनना भी अपने आप में हीरो है। Positive. निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। चलो राजश्री, इस केस में डी एन अपॉन डी टी, 0 इस केस में 0 इस केस में 0 जीरो एक ऐसा चीज है जिससे किसी को मल्टीप्लाई करो तो जीरो हो जाता है, इसलिए जीरो बनना भी अपने आप में हीरो। नेक्स्ट रिवा, इस केस में डी एन अपॉन डी टी पॉजिटिव। पॉजिटिव, इस केस में 0 जीरो, इस केस में निगेटिव। और आप तो जानते हो ना कि अगर डी एन अपॉन डी टी पॉजिटिव तो एन इंक्रीजिंग, यह बात पहले हो चुकी है हमारी। डी एन अपॉन डी टी निगेटिव एन डिक्रीजिंग, डी एन अपॉन डी टी 0 एन कांस्टेंट। बोलो बात हो चुकी है कि नहीं? लिख देता हूं मैं, लो Yes, sir. तो मैं लिख देता हूं। तो यहाँ पे एन क्या हो रहा होगा? एन डिक्रीजिंग। यहाँ एन क्या होगा? कांस्टेंट। यहाँ एन क्या होगा? इंक्रीजिंग। यहाँ क्या होगा? एन कांस्टेंट। एन मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, डी एन अपॉन डी टी मतलब चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, एन कांस्टेंट। जब चेंज ही नहीं हो रहा तो कांस्टेंट होगा ना, जीरो मत बोल देना, पॉपुलेशन डेंसिटी जीरो नहीं होता, कांस्टेंट होता है, ठीक है, चेंज जीरो होता है। एन इंक्रीजिंग, एन कांस्टेंट, एन डिक्रीजिंग। बताओ कितना सिंपल है, हिंदी से भी सरल। ये बात, ये सब मिटाओ, ये सब बात आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, एक्सपोनेंशियल वगैरह। तो बताओ इस इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी टिपिकल क्वेश्चन बन सकते हैं क्या अब आपके सामने है? बोलो। और यही आया था नीट 2-3 साल पहले और बच्चा लोग का लंका लग गया था। एक्चुअल क्या है ना, इस बात को वो थ्योरी बना के दिया, लैंग्वेज बना के दिया। तो आप मैथमेटिकली सोचना, आपसे कुछ गलत नहीं होने वाला है। लेकिन आपकी नोट्स में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। आपकी नोट्स में डी एन अपॉन डी टी पे के का क्या प्रभाव पड़ेगा, केवल यही मैटर दे रखा है जो मैंने पहले लिखा था। लेकिन अभी मैंने क्या किया, ये पूरा टेबल बना दिया, स्क्रीनशॉट ले लो। जहां पे नोट्स में वो टेबल है वहां पे उसी के ऊपर आपको ये टेबल बना के चिपका देना, लट्ठा लगा फेविकॉल, ठीक, ये टेबल बना लो। और आप ऐसे ही करना, फॉर्मूला लिख लेना, ऊपर में बता देता हूं मैं अभी नोट्स निकाल के, फॉर्मूला लिख लेना और नीचे में ये पूरा कर लेना। तो यहाँ पे जाके आपका डेमोग्राफी समाप्त होता है, ठीक। चलिए तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ नोट्स। ये देखो, ये रहा। अब ये पॉजिटिव निगेटिव ये क्या कैसे क्या हो सकता है, ठीक है। अब भाई ये जैसे मैंने कहा कि ये पॉजिटिव, तो जरूरी नहीं कि है हमेशा ही पॉजिटिव हो, क्योंकि ये भी निगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आर जब निगेटिव होगा तो क्यों नहीं निगेटिव हो सकता है? तो आप क्या करना, यहाँ पे इन चीजों को ऐसे मिटा देना, क्योंकि अलग अलग कई सारे केस बन सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करना, इसको ऐसे मिटा देना, ये पॉजिटिव निगेटिव बटनर से मिटा देना। वैसे मैं भी भेज दूंगा फिर से सही करके एक बार, ये मिटाना रह गया था, ठीक है। क्योंकि इसको पॉजिटिव निगेटिव मैंने अलग से सोचवा दिया है, पूरा जितना भी केस बन सकता है मैंने सारे ही केस सोचवा दिया है। यहाँ पे तो एक ही केस लिखा हुआ है, ठीक है। चलो ये कर लेना, इस वैसे मैं ठीक करके भेज दूंगा फिर से। देन उसके बाद आगे आ जाओ,
यहाँ पे आ जाओ, ये देखो, ये पॉजिटिव निगेटिव इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप क्या करना, ये पूरे को ऐसे काट दो, छोड़ो, इस पूरे को ऐसे काटो और इसके ऊपर ये पेज बना के चिपका डालो। कौन सा पेज? तो अभी जो मैंने आपको बताया है, इतना बड़ा पेज, ये इतना बड़ा पेज बना के वहां पे चिपका डालो। ये काम आज हो जाना चाहिए और सभी लोग भेज देंगे कि हाँ कर लिए। नहीं भेजेंगे तो कल क्लास से बाहर। ठीक, चलिए अब आपकी एनसीईआरटी ने एक कॉमन ग्राफ दिया है। क्या इस ग्राफ को आप पहचान लोगे? क्या आप इस ग्राफ का इक्वेशन पहचान लोगे? इस ग्राफ का इक्वेशन होगा dn अपॉन dt इक्वल टू rn। एक्सपोनेंशियल का इक्वेशन यही होता है, यस और नो। और ये वाला कौन सा कर्व है, कोई बोलेगा? ये वाला कौन सा है? लीनियर, Sigmoid हाइपरबोला, कौन सा? सिग्मॉइड। सिग्मोइड। सिग्मोइड। अब मैथ में क्या बोलते हो मैथ वाले जाने, हम तो सिग्मोइड बोलेंगे इसको, और इसको तो हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल या जे शेप। हमारे यहाँ इतने से काम चल जाता है, जे शेप। ठीक है, इसका इक्वेशन ये, इसका इक्वेशन बस k माइनस एन अपॉन के। और k माइनस एन अपॉन के याद रखने के लिए मैंने आपको बता दिया कंसेप्ट। ठीक, चलो तो यहाँ पे जाके आपका ये समाप्त होता है। तो इसी बात पे आप क्या करो, एक न्यूमेरिकल लगा लो जो एनसीईआरटी का है। क्योंकि एनसीईआरटी का है तो एग्जाम में आने की संभावना बनती है। बाकी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप संभाल लोगे, क्योंकि आपको गणित आता है। ये है क्वेश्चन आपके साथ, सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का ही है, इसी चैप्टर का। इफ अ पॉपुलेशन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली डबल इन साइज, यहाँ कोमा लगाना था, डबल्स इन साइज इन 3 ईयर, 3 ईयर में डबल हो जाता है। व्हाट इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, मतलब आर की वैल्यू पूछ रहा है। बनाओगे सभी लोग? बनाओ, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, जल्दी बनाओ। क्या आंसर आया है? 0.23। 0.23। ठीक है, देखते हैं। दीवा तुम्हारा क्या आंसर आया? सर हम log 2 का वैल्यू 6 ले लिया, अगर 9 लेते तो मेरा भी 0.23 आता। log 2 का वैल्यू 9 क्यों लोगे? मतलब 0.6 ले लिए हैं, ऐसे होता बेस है 10 है, 0.6। बेस ई है, log बेस ई। हाँ तो 2 का वैल्यू होता है, log 2 का वैल्यू होता है 0.69। 0.69 तो 9, 69 हाँ 69 तो 9 क्यों ले रहे हो? 9 क्यों ले रहे हो? बस 6 ही लिए थे, अब 9 ओ लेंगे तो ये 6 कह भी रहे तो हो, मुझे लगा कि आप डायरेक्ट 9 ले रहे हो। ठीक, अच्छा नहीं। ये राजश्री कुछ आंसर आया? नो सर। नहीं आए तो देखिए, चलिए देखिए क्या बोला है। बोला है कि 3 साल बाद पूछा है, यानी कि आपको एक टी का वैल्यू दिया है, ये आपको टी का वैल्यू दिया है 3। ठीक है, टी का वैल्यू दे दिया। अच्छा बताओ, जब वो एक्सपोनेंशियल बोल दिया, राशि कौन सा इक्वेशन लगाएंगे फार्मूले आंसर निकालने के लिए? So nt is equals to n naught e rt. एन टी इज इक्वल टू एन नॉट, e पे पावर rt. अरे यार एन टी लिखना था, एन टी इक्वल एन नॉट ई की पावर आर टी। तो फिर आंसर क्यों नहीं आया? rt. तो फिर आंसर क्यों नहीं आया बताओ? एन टी क्या है? अरे मान लो नहीं नीचे एक्स था तो बाद में 3x हो Yes, गया, sir. और क्या? ई की पावर आर तो टी, हम 2x कर लिए थे। क्या हुआ? 2x है, डबल हुआ है, डबल हुआ सॉरी है। सॉरी, ठीक ठीक, डबल हुआ है, 2x हो गया, ई की पावर आर टी। एक्स आपस में चटक पुटक गए, आफ्टर चटका पुटकी इधर क्या बचा? 2 ई की पावर Yes, आर sir. टी। अब अगर ये क्या है? ई की पावर आर टी, ई क्या है? बेस ऑफ लॉगरिथम, लॉग का बेस। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे? लॉग, Log लेंगे सर। हाँ लॉग ले लो, लॉग आप इसको इधर ले आओ 8। अच्छा टी का भी तो वैल्यू दिया हुआ है, रुक जा, Yes, sir, 3 years. 2 का वैल्यू दिया हुआ है। तो आप क्या करो यहाँ पे 2 इक्वल टू ई की पावर आर निकालना है, और ये क्या है? 3 है। तो यहाँ पे मैं 3. 3 आर कर दूं, डायरेक्ट चलेगा? Yes, तो sir. अब आप दोनों तरफ लॉग ले लो, तो इधर क्या हो जाएगा? लॉग, लॉग बेस ई ले लो 2 इज इक्वल टू, और इधर आ जाएगा आपका 3r लॉग ई, ई आया?
लॉग ई का वैल्यू Yes, sir. कितना होता है अभी बताई थी रिवा? E होता है लॉग ई 2 का वैल्यू 0.69. 69 इज इक्वल टू 3r लॉग ई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। Yes, sir. अब आप चटकाओगे पुटकाओगे तो आंसर ये आ जाएगा। Yes, sir. log E नहीं मेरा अर्थ। फिर क्या हो रहा है सिस्टम को? ठीक तो चल रहा था अभी। एक मिनट रुको। ठीक है तो देख लो इसका Yes, सॉल्यूशन sir. सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है। सॉल्यूशन देख लो नीचे। एक सेकंड रुक जाओ। देख लो सॉल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है तो ऐसे और कोई भी सवाल आए आप निपटा लेना उसको। ठीक है तो यहाँ जाके आपका डेमोग्राफी समाप्त होता है और हम चलते हैं बायोम की तरफ।